वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसा हुआ आपका ई कैट का डे 1 का टेस्ट। होपफुली जो बच्चे जिन्होंने किप्स के प्लेटफॉर्म से तैयारी की होगी उनका टेस्ट बहुत अच्छा हुआ होगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो हमने अपने क्लासेस के अंदर आपको बारहा बताए, बारहा उनकी प्रैक्टिस करवाई, ये सारे वही क्वेश्चंस आए आज डे 1 ई कैट के अंदर जो हमने अपने प्लेटफॉर्म से करवाए थे। अब आज हम वीडियो लेके आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। वो डिस्कशंस करेंगे हम उन क्वेश्चंस की जो आज के दिन आपके ई कैट में ओरिजिनल क्वेश्चंस आए हैं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके आने वाले डे 2 डे 3 में टेस्ट है, क्योंकि हो सकता है यही क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट हो और इस जैसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो इस डिस्कशन को थॉरली देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन जो कि आज आपके यूईटी में ओरिजिनल क्वेश्चंस आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन यूज्ड बाय कंप्यूटर फॉर इंटरनल ट्रांसफर ऑफ डाटा बिटवीन सिस्टम कंपोनेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चंस हमने पहले भी आपको डिस्क्राइब किया हुआ था, बताया हुआ था अपने लेक्चर्स के अंदर। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। व्हाट आर द पैरामीटर्स टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट्स करेक्टली। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द कीवर्ड्स जो कि आपने आइडेंटिफाई करने हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा है, वो ट्रांसमिशन की टाइप पूछ रहा है। पैरेलल है, सीरियल है, एसिंक्रोनस है, सिंक्रोनस है, कौन सी ट्रांसमिशन है। एंड देन यूज्ड बाय कंप्यूटर फॉर इंटरनल ट्रांसफर ऑफ डाटा, वो डाटा जो कंप्यूटर के अंदर आपके सिस्टम यूनिट के अंदर होगा, यानी कि वो डिवाइसेस जो मदरबोर्ड पे लगी हुई हैं, आपका प्रोसेसर है, आपका रैम है, इनके दरमियान में जितनी भी कम्युनिकेशन है वो किस तरह की होगी। अब वो ऑप्शंस क्या आई हैं आपके पास? पैरेलल ट्रांसमिशन, सीरियल ट्रांसमिशन, सिंप्लेक्स मोड ट्रांसमिशन और सिंक्रोनस मोड ट्रांसमिशन। अगर आप रिकॉल करें तो इस डिस्कशन से आपको ये भी आइडिया होगा कि कौन से चैप्टर और कौन से टॉपिक आपने थॉरली देखने हैं, क्योंकि साथ हमने मेंशन कर दिया कि ये क्वेश्चन आपको कहाँ से आया है। आपकी फर्स्ट ईयर की बुक का चैप्टर नंबर 3 है और वहाँ पे टॉपिक है आपका डाटा ट्रांसमिशन मोड्स का टॉपिक है, उसकी टाइप्स का टॉपिक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज पैरेलल ट्रांसमिशन। अब पैरेलल ट्रांसमिशन में क्या होता है, अगर आप डायग्राम को देखें तो यहाँ पे आपने दो चीज़ें नोट की हैं। द वन इज कि यहाँ मल्टीपल पाथ है, यानी कि मल्टीपल राउट्स है, और दूसरी चीज़ क्या है कि उन मल्टीपल राउट्स के ऊपर आपकी मल्टीपल बिट्स ट्रांसफ़र कर रही है। दैट इज़ कॉल्ड पैरेलल कम्युनिकेशन या पैरेलल ट्रांसमिशन। अब सीरियल के अंदर क्या होता है, सीरियल में आपकी 1 बिट एट अ टाइम ट्रांसफ़र करती है, एक एक बिट ट्रांसफ़र कर रही है। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सीरियल एंड पैरेलल ट्रांसमिशन। अगर हम बात करते हैं सिंपल मोड की, तो ये टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मोड था जो आपको बताया था कि ये वो मोड होता है जहाँ पे 1 वे डायरेक्शन होती है। जैसे अगर कीबोर्ड से डाटा आप अपने कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करते हैं तो वो 1 वे होता है, वापस नहीं आता आपके कीबोर्ड की तरफ। दैट इज़ कॉल्ड सिंप्लेक्स मोड ट्रांसमिशन। और अगर हम बात करें सिंक्रोनस ट्रांसमिशन की, तो जहाँ पे आप डाटा ब्लॉक बाय ब्लॉक की फॉर्म में सेंड करते हैं और एक ब्लॉक मल्टीपल कैरेक्टर्स पे कंसिस्ट करता है। तो ये 4 वो टाइप्स हैं ट्रांसमिशन की। और क्वेश्चन के मुताबिक कि वो कौन सी ट्रांसमिशन है कि हमारे कंप्यूटर के जो इंटरनल कंपोनेंट्स हैं, प्रोसेसर, रैम, रोम वगैरह, डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं। तो याद रखें, जितनी भी ट्रांसफ़र होती है कंप्यूटर के अंदर वो किस फॉर्म में होती है, वो मल्टीपल बिट्स की फॉर्म में होती है, मल्टीपल राउट्स की फॉर्म में होती है। तो व्हाट इज़ द राइट आंसर? दैट इज़ पैरेलल ट्रांसमिशन। होपफुली यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब ये क्वेश्चन किस तरह वेरिएशन आ सकती है आपके आने वाले जो नेक्स्ट डेज हैं उसमें, अगर आप ई कैट के क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी ट्रांसमिशन है जहाँ पे बिट बाय बिट ट्रांसफर होती है, तो फिर आप क्या बताएंगे? फिर हम बताएंगे किसको? सीरियल ट्रांसमिशन को। या आपसे पूछा जाए कि कहाँ पे हम ब्लॉक बाय ब्लॉक ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो आपका सिंक्रोनस ट्रांसमिशन होगी। तो इस तरह की वेरिएशन भी आपको पता होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर मल्टीमीडिया अटैचमेंट। अगर आप रिकॉल करें कि ये क्वेश्चन कहाँ से आई, हमारी बुक 1 का क्वेश्चन है और इसकी ऑप्शंस क्या हैं? FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, माइम मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन प्रोटोकॉल, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और NNTP नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये क्वेश्चन आपकी बुक 1 में से आया है और बुक 1 के चैप्टर नंबर 10 जो कि इंटरनेट का चैप्टर है वहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन। अब ये प्रोटोकॉल्स हैं क्या? व्हाट इज़ FTP? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जितनी भी आपकी ट्रांसफ़र होती है इंटरनेट के ऊपर, फाइल्स की कम्युनिकेशन, वो FTP के थ्रू होती है।
अगर हम बात करें माइम की तो मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि आपकी जो मेल है, आप जब मेल करते हैं तो वो किस प्रोटोकॉल के थ्रू होती है। तो अगर वो क्वेश्चन आएगा तो रिमेंबर ये स्टूडेंट्स, उसके लिए हम यूज़ करते हैं SMTP। ये वो प्रोटोकॉल है जो मेल को हैंडल करता है, जो क्लाइंट को मेल सर्वर से कनेक्ट करता है। लेकिन यहाँ पे है माइम प्रोटोकॉल, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, जो क्या करता है, आप जो भी अपने मैसेज के साथ, ईमेल के साथ जब आप कोई अटैचमेंट भेजते हो, यानी आप जब कोई फाइल भेजते हो, ऑडियो, वीडियो या पिक्चर भेजते हो, तो वो सारी अटैचमेंट इस प्रोटोकॉल के थ्रू जाती है। एंड देन HTTP बड़ा कॉमन प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपकी जितनी भी आपकी कम्युनिकेशन होती है वेब पेज के साथ, वेबसाइट के साथ, जो हाइपर लिंक प्रोवाइड करता है, तो वो आपका HTTP प्रोटोकॉल है। एंड लास्टली NNTP, दैट नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जितने भी आपके न्यूज़ ग्रुप्स होते हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ आपने अपने चैट ग्रुप्स बनाए होते हैं, वहाँ पे जितनी भी कम्युनिकेशन है वो इस प्रोटोकॉल के थ्रू होती है। अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन क्या था कि वो कौन सा प्रोटोकॉल है जो कि मल्टीमीडिया अटैचमेंट को डील करता है। तो होपफुली इन ऑप्शंस के बाद आपको आइडिया हो गया होगा कि व्हाट इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ माइम, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। अब ये क्वेश्चन एज इट इज़ भी आ सकता है अगले दिनों में, या इसकी वेरिएशन क्या आ सकती है कि कौन सा प्रोटोकॉल है जो आपकी मेल्स को हैंडल करता है, SMTP प्रोटोकॉल, या वो कौन सा प्रोटोकॉल है जो आपको वेब पेज से आपको हाइपर लिंक करवाता है, तो वो HTTP प्रोटोकॉल है। तो दीज आर सम वेरिएशन दैट कैन बिकम इन कमिंग डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल में स्टोर एज अ टेम्पोरेरी फाइल। जी, फाइल टाइप्स अगर आप रिकॉल करें, इसकी ऑप्शन देखते हैं पहले। मास्टर फाइल, नंबर 2 ट्रांजैक्शन फाइल, ऑप्शन नंबर C बैकअप फाइल, एंड ऑप्शन नंबर D रैंडम फाइल। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, आपकी बुक 2 का चैप्टर नंबर 1 था आपका डेटाबेस का, और वहाँ पे टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ फाइल्स, वहाँ से क्वेश्चन आया। अब इसके आंसर पे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मास्टर फाइल। अब मास्टर फाइल ऐसी फाइल है जो कि आपके सिस्टम में होती है, और वो हमेशा किस फॉर्म में होती है, अप टू डेट फॉर्म में होती है, हमेशा अप टू डेट होती है, उसमें डाटा हमेशा मौजूद रहता है। और ये फाइल क्या होती है, ये परमानेंट होती है, कभी भी ये फाइल एम्प्टी नहीं होती, क्योंकि आपकी ये मेन फाइल है, डाटा वहाँ पे ला रहा होता है। दिस मीन कि दिस इज़ नॉट द राइट ऑप्शन। और नंबर 3 याद रखें कि वो फाइल मास्टर फाइल होती है जहाँ पे डाटा एग्जीक्यूशन के बाद डाटा मास्टर फाइल में चला जाता है। बिफोर एग्जीक्यूशन डाटा कहाँ जाता है, वो आपकी ट्रांजैक्शन फाइल में जाता है। और ये वो फाइल है जो कि टेम्पोरेरी होती है, मींस के डाटा इसमें स्टोर होता है कब तक, जब तक वो एग्जीक्यूट ना हो जाए, प्रोसेस ना हो जाए। बिफोर प्रोसेसिंग स्टोर करती है, और फिर वो डाटा कहाँ चला जाएगा, आपकी मास्टर फाइल में चला जाएगा। देन बैकअप फाइल, ऐसी फाइल जहां पे आप अपने डाटा की क्या मेंटेन करते हैं, कोई कॉपी मेंटेन करते हैं बैकअप के लिए, दिस इज़ नॉट द राइट ऑप्शन। रैंडम फाइल, ऐसी फाइल जहां पे एक सीक्वेंस यूज़ होता है डाटा को एक्सेस करने का, एंड दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस सीक्वेंस, जहां पे आप किसी भी रिकॉर्ड को रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। अब गिवन ऑप्शन में से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो कौन सा पूछा, टेम्पोरेरी फाइल की बात हो रही, जो कि टेम्पोरेरी हो सकती है। वो कौन सी फाइल है, वो आपकी ट्रांजैक्शन फाइल है, दैट इज़ द राइट आंसर। अब कल को ये भी पूछ सकता है कौन सी फाइल जो है वो अप टू डेट होती है, तो क्या कहोगे आप, मास्टर फाइल कहेंगे हम इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज आपके ECAT में ओरिजिनल क्वेश्चन आया है उसको देखते हैं। प्रोग्रामिंग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके ECAT के अंदर स्पेसिफिकली आउट ऑफ 30 क्वेश्चन आपके जो 6 to 7 क्वेश्चन है वो प्रोग्रामिंग आउटपुट के होंगे। और प्रोग्रामिंग आउटपुट आपने कहाँ से तैयार करनी है, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 बुक 2 का सिलेक्शन स्ट्रक्चर और लूप्स, और चैप्टर नंबर 9 ऑपरेटर्स वगैरह। तो ये वो 3-4 चैप्टर जो कि आपने थॉरली तैयार करने हैं प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस के हवाले से। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन कहाँ से आया है, चैप्टर नंबर आपका 9 ऑपरेटर प्रेसिडेंस से आया है। अब आपके सामने ऑपरेटर का एक टेबल होगा, आपने देखा होगा, जहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी होती है। अगर मैं उसको लाइन बाय लाइन दिखूँ, सबसे पहले हमारे पास जो इवैल्यूएट होंगे एक्सप्रेशन में वो क्या होंगी, ब्रैकेट्स होंगी। ब्रैकेट को पहले सॉल्व करोगे, उसके बाद आपका नॉट ऑपरेटर, इसको करेंगे हम सॉल्व करेंगे। फिर हम करेंगे आप थर्ड नंबर पे जो प्रायोरिटी है वो है आपकी मल्टीप्लाई की, मॉडुलस की और डिवाइड की, दिस इज थर्ड प्रायोरिटी। उसके बाद हम बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, प्लस और
माइनस की। देन हमारे पास आता है लेस देन और ग्रेटर देन। उसके बाद आपके ऑपरेटर्स हैं लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और इक्वल टू ऑपरेटर। देन हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर है जी, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर। ठीक है, तो ये आपके सामने मैंने क्या ड्रॉ की है, ये आपकी हायरार्की है ऑपरेटर्स की, कि अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन है और उस एक्सप्रेशन में मल्टीपल ऑपरेटर यूज हो रहे हैं तो आपने पहले किसको वैल्यूएट करना है, बाद में किसको वैल्यूएट करना है। अगर आप इसमें देखें तो यहां पे 3 ऑपरेटर्स हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड और प्लस। अगर आप यहां देखें तो प्लस की तो सबसे लोएस्ट है, मल्टीप्लाई और डिवाइड की सेम है। किसी भी एक्सप्रेशन में अगर ऐसे ऑपरेटर आ जाए जिनकी प्रेसिडेंस सेम हो तो वहां पे जो लेफ्ट पे ऑपरेटर होगा उसको पहले वैल्यूएट करना है हमने। तो आप यहां पे देखिए तो पहले मल्टीप्लाई होगा, इट विल बिकम 45 डिवाइड बाय 3 प्लस 9। नाउ वी आर लेफ्ट विद 2 ऑपरेटर्स, डिवीजन एंड प्लस। तो डिवीजन की जो है वो प्रेसिडेंस ज्यादा है, प्रायोरिटी ज्यादा है, पहले डिवीजन होगा, इट विल बिकम 15 एंड एट लास्ट 15 प्लस 9 इट विल बिकम 24। तो जब x में ये 24 जाएगा और यहाँ पे x जब प्रिंट होगा तो व्हाट विल बी द राइट आंसर, जो इसकी आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, 24 आएगी। तो इस तरीके से ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंस है वो भी याद करना जरूरी है। आपके पास टेबल होगा, आप उस टेबल को देखें और उस टेबल के अकॉर्डिंग किसी भी एक्सप्रेशन को आपने इवैल्यूएट करके आंसर बताना होगा। तो होपफुली बड़ा इजी क्वेश्चन था, आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा और आने वाले दिनों में क्वेश्चन इस तरीके से आ भी सकता है, कुछ और वैल्यूज होंगी, कुछ और ऑपरेटर के साथ आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर 2-वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को रिकॉल करें कहां से आया है, तो हमारे पास चैप्टर नंबर 11 है बुक 2 का, जहां पे डिसीजन कॉन्स्ट्रक्ट्स पढ़े आपने, इफ एल्स स्विच स्टेटमेंट्स वो पढ़ी हैं। अब ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, अल्फा इफ स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट्स। अब बारी बारी स्टेटमेंट को देखें तो आपकी जो इफ स्टेटमेंट है वो 1-वे डिसीजन करती है। व्हाट डू यू मीन बाय 1-वे? दिस मीन्स कि इसमें सिर्फ ट्रू का पाथ होता है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास पाथ होगा, एल्स का पाथ नहीं है। दिस मीन्स ये 1-वे डिसीजन है। नेस्टेड इफ क्या है? मल्टी-वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, यानी आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आपने उस ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट द राइट आंसर। इफ स्टेटमेंट भी आंसर नहीं है। नाउ ऑप्शन नंबर सी, इफ एल्स स्टेटमेंट। अब इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, इसमें 2 पाथ होंगे। एक ये आपकी अगर कंडीशन है और कंडीशन से 2 पाथ निकलेंगे, एक इफ का पाथ निकलेगा यस का, यानी कि, और दूसरा निकलेगा नो का, एल्स का। तो दिस मीन आपकी इफ एल्स स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जो कि 2-वे डिसीजन कर रही है, दोनों पाथ है, ट्रू वाला भी और फॉल्स वाला भी। और आखिरी स्विच स्टेटमेंट है वो भी आपकी मल्टी-वे डिसीजन स्टेटमेंट है, जहां पे आप किसी भी मल्टीपल ऑप्शन में से किसी ए ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपसे कहा जाए कि आप मार्क्स की बेस पे ग्रेड्स निकालें, तो आप क्या करेंगे, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, उसको आप अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे आपने प्रिंट किसी एक ग्रेड को करना है, लेकिन आपके पास ऑप्शन 4-5 है, तो किस क्राइटेरिया के बेस पे हमने करना है, ये आपकी मल्टी-वे स्टेटमेंट्स होती है, जहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल होती है और उन ऑप्शन में से किसी आपने एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। बट क्वेश्चन में था कि 2-वे की बात हुई थी, तो व्हाट इज द राइट आंसर? इफ एल्स स्टेटमेंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज द शॉर्टकट की यूज टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज? एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है? प्रोग्राम को रन करना। अगर आप रिकॉल करें तो प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं जिसमें वो 0-1 में ट्रांसफर होता है और फिर उसी प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट भी करते हैं। तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन की, रन करने की की पूछी गई है, तो वो आपको पता है वो आपकी की है, आपकी कंट्रोल प्लस F9 की है ये। और इसकी वेरिएशन क्या आ सकती है? आ सकती है कंपाइल की। तो कंपाइल की स्टूडेंट क्या थी सी लैंग्वेज में? Alt प्लस F9। तो शॉर्टकट की से बड़ी इंपॉर्टेंट, इनको आपने थॉरली देखना है आपने, ताकि इनमें से अगर क्वेश्चन आपका कमिंग डेज में आ रहा है तो आप उसको याद कर सकें। ये बहुत इजी क्वेश्चन ये वाला आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोबारा आउटपुट का। सी लैंग्वेज की आउटपुट प्रोग्राम आपके पास दिया गया है और ये प्रोग्राम कहाँ से आया? चैप्टर नंबर 12 आपकी बुक 2 का, लूप स्ट्रक्चर। अब लूप में वी हैव अ फॉर लूप। आपको फॉर लूप का सिंटेक्स याद होगा।
अब फॉर लूप के अंदर फर्स्ट पार्ट क्या होता है, आपका इनिशियलाइजेशन होती है, सेकंड पार्ट क्या होता है, आपकी कंडीशन होती है, और फिर आपकी वो बॉडी चलती है, एंड देन उस बॉडी के बाद आप चले जाते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट पे। ये वो सीक्वेंस है फॉर लूप का जो हम फॉलो करते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, चार ऑप्शन हमारे पास गिवन है, अल्फा किप्स लाहौर प्रिंट होगा, बीटा लाहौर प्रिंट होगा, या इसमें एरर तो नहीं है, या एक ये इनडेफिनेट लूप तो नहीं है, इनफाइनाइट लूप तो नहीं है, एरर्स तो इसमें ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियलाइजेशन में अगर देखा हमने i इज इक्वल टू 2, यानी कि एक वेरिएबल लिया, उसको 2 असाइन कर दिया। कंडीशन देखें जी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, कंडीशन में हमने क्या किया, i में दोबारा 1 असाइन कर दिया, यानी कि ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है। ये इसमें और इसमें स्टूडेंट फ़र्क है, i इज इक्वल टू 1, i डबल इज इक्वल टू 1, ये आपकी कंपैरिजन हो रहा है और ये आपकी क्या हो रही है, असाइनमेंट हो रही है। तो यहाँ पे असाइन हो रहा है, i में पहले 2 असाइन हुआ और कंडीशन में हमने i में 1 असाइन कर दिया। तो अब आप रिकॉल करें, यहाँ बेसिकली अब 1 है, इस जगह पे अब 1 है। अगर सीक्वेंस की बात करें तो कंडीशन के बाद हम कहाँ जाते हैं, उसकी बॉडी में जाते हैं। अब उसकी बॉडी में 2 स्टेटमेंट है। अगर तो आपने दोनों स्टेटमेंट प्रिंट करवानी होती तो यहाँ पे करली ब्रेसेस लगी होनी थी, वो एक ब्लॉक बना होना था। वो ब्लॉक कब चलना था, जब कंडीशन ट्रू होनी थी। क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक नहीं है, दिस मीन्स के आपकी जो इफ स्टेटमेंट के ट्रू होने का जो सीक्वेंस है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट के साथ लिंक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो किप्स प्रिंट हो जाएगा। तो कंडीशन 1 है, 1 का मतलब क्या है, ट्रू, नॉन जीरो वैल्यू है, तो क्या प्रिंट हो गया, किप्स प्रिंट हो गया। अब किप्स के बाद हम लाहौर में नहीं आएंगे, हम यहां से कहां जाएंगे, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट में जाएंगे। क्योंकि i 1 था, अब i क्या हो गया जी, एक इंक्रीमेंट के साथ 2 हो गया। अब दोबारा जब हम बॉडी में गए तो इट विल बिकम 1 अगेन, यानी ट्रू हो गया दोबारा, और दोबारा किप्स प्रिंट हो गया। अब इसमें अगर आप देखें गौर से तो वो क्या चीज़ है कि यहाँ पे जो कंडीशन है हमारी, वो कभी भी आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो रही, हमेशा ट्रू रह रही है। तो जब कंडीशन ट्रू रह रही है, इसका मतलब क्या है कि किप्स प्रिंट होता जाएगा। तो व्हाट इज़ द राइट ऑप्शन, किप्स विल बी प्रिंटेड इन फाइनाइट टाइम। तो थॉरली आप इसकी वर्किंग को देखा करें, इसको लाइन बाय लाइन रन किया करें, रन करने के बाद उसके आउटपुट की तरफ जाया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। In which topology the message on the network can take several possible path? कौन सी टपोलॉजी है? अब ये क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 2 था बुक 1 का, जो नेटवर्क्स का टॉपिक है, वहाँ टपोलॉजी का वहाँ से क्वेश्चन आया। अब टपोलॉजी क्या होती थी? टपोलॉजी आपका लेआउट ऑफ नेटवर्क होता है। जितनी भी डिवाइसेस हैं कंप्यूटर आपके नेटवर्क के अंदर, वो नेटवर्क की डिवाइसेस अरेंज कैसे हुई हुई हैं, एक बस की फॉर्म में रेंज है, एक रिंग की फॉर्म में रेंज है, तो वो आपकी टपोलॉजी का लेआउट बताता है आपको टपोलॉजी नेटवर्क की। अब 1 बाय 1 देखते हैं कि कौन सी टपोलॉजी है जहाँ पे एक नोड को दूसरे नोड से जोड़ने के लिए वी नीड मल्टीपल पाथ, हमारे पास एक से ज़्यादा रास्ते होते हैं। अगर हम बस टोपोलॉजी की बात करें तो बस टोपोलॉजी में हमारे पास एक ही पाथ है और इसी पाथ के ऊपर तमाम डिवाइसेस जो हैं वो अटैच होती है। अगर डाटा 1 ने 3 को भेजना है तो उसके पास एक ही पाथ है, 1 पाथ है। इसका मतलब बस टोपोलॉजी इज़ नॉट द राइट आंसर। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी एक क्लाइंट सर्वर पे काम करती है। वी हैव डिफरेंट कंप्यूटर्स और इन तमाम कंप्यूटर्स को हमने एक सेंट्रल हब या सेंट्रल स्विच के साथ जोड़ा हुआ है, जिसको हम नाम देते हैं हब का या सेंट्रल डिवाइस का। जितने भी सिस्टम है वो इस डिवाइस के साथ अटैच है। अब यहाँ पे भी सिंगल पाथ है हर डिवाइस के, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, यही कंप्यूटर आपके एक रिंग की फॉर्म में कनेक्ट होते हैं, तो वहाँ भी सिंगल पाथ है। नाउ वी आर लेफ्ट विद मैश टोपोलॉजी, दैट इज द राइट आंसर। मैश टोपोलॉजी में क्या होगा, इफ वी हैव अ नेटवर्क ऑफ 4 कंप्यूटर्स और वो मैश टोपोलॉजी को कनेक्ट करके हमने उनको बनाया है, तो उसके अंदर अगर देखें आप तो वहाँ पे मल्टीपल लिंक्स होंगे। ये देखें जी, ये मैश बन गया। अगर इस सिस्टम ने सिस्टम नंबर 3 तक जाना है तो फर्स्ट पाथ कौन सा है, डायरेक्ट पाथ है। दूसरा पाथ यहाँ से जाके यहाँ से भी जा सकता है और तीसरा पाथ यहाँ से भी जा सकता है। तो इसका मतलब है कि मैश टोपोलॉजी वो टोपोलॉजी है जहाँ पे मल्टीपल पाथ होते हैं। और एक और क्वेश्चन इसका
एक और वेरिएशन भी आ सकती है कि मैश टोपोलॉजी वो टोपोलॉजी है जिसको हमारा सबसे बड़ा नेटवर्क जिसका नाम क्या है, इंटरनेट, वो यूज़ करता है। तो इस तरह का वेरिएशन भी क्वेश्चन की आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मोड इन्वॉल्व बिटवीन कीबोर्ड एंड कंप्यूटर। बहुत इजी सवाल है ये। एक तरफ हमारे पास सेंडर कीबोर्ड है और एक तरफ दूसरा रिसीवर क्या है, कंप्यूटर है। अगर इसके मोड्स की बात करें, और ये आपका चैप्टर नंबर 3 है बुक 1 का, कम्युनिकेशन मोड। व्हाट इज सिंप्लेक्स मोड? सिंप्लेक्स मोड में क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन, मींस कि डाटा सिर्फ एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में जा सकता है, वापस नहीं आ सकता। तो ये आपकी कौन सी कम्युनिकेशन है? इट इज कॉल्ड वन वे कम्युनिकेशन। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है? फुल डुप्लेक्स में दो डिवाइसेस एट द सेम टाइम डाटा सेंड भी कर सकती हैं और रिसीव भी कर सकती हैं। इसे कहते हैं फुल डुप्लेक्स। ये आपकी क्या है, टू वे कम्युनिकेशन साइमल्टेनियसली, एक ही वक्त में, एट द सेम टाइम। जैसे आपका टेलीफोन है तो टेलीफोन फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है, दोनों तरफ दोनों जो है फोन वाले वो बोल भी रहे होते हैं और सुन भी रहे होते हैं। अच्छा, हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है? हाफ डुप्लेक्स में टू वे कम्युनिकेशन होगी लेकिन वन एट अ टाइम होगी। जैसे वेब ब्राउजिंग है, ये भी सवाल आ सकता है। वेब ब्राउजिंग इज अ टाइप ऑफ हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। व्हाई? बिकॉज क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को, सर्वर उसकी रिक्वेस्ट को सुन के रिस्पॉन्स करेगा। तो टू वे कम्युनिकेशन तो हो रही है लेकिन वन एट अ टाइम हो रही है। इसके अलावा आपकी जो वॉकी टॉकी कन्वर्सेशन है वो भी आपकी हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है। तो ये भी आपका इट इज़ नॉट द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे भी आपकी जो टू वे कम्युनिकेशन जो है वो आपकी सेम टाइम पे नहीं हो रही, डिफरेंट टाइम पे हो रही है। और ये एक टेक्निक है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, जो कि आप यूज़ करते हैं इस टेक्निक को कहाँ पे, ब्रॉडबैंड के अंदर, जहाँ पे हम अपनी बैंड विड्थ को मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज पे डिवाइड कर देते हैं। तो ऑब्वियसली ये भी ऑप्शन नहीं है। अब सवाल था कि आपका कीबोर्ड और माउस का कम्युनिकेशन क्या होगी। तो मुझे बताएं, जब कीबोर्ड डाटा जाएगा आपके कंप्यूटर की तरफ तो क्या डाटा कंप्यूटर से वापस कीबोर्ड में भी आ सकता है? नो। दिस मीन्स ये कौन सी कम्युनिकेशन है? वन वे कम्युनिकेशन है। तो व्हाट इज द राइट आंसर? दैट इज कॉल्ड सिंप्लेक्स मोड कम्युनिकेशन। दैट इज द राइट आंसर। अगर आप डायग्राम में देखें तो सिंप्लेक्स में क्या है, वन वे ट्रांसमिशन है। हाफ डुप्लेक्स में टू वे है बट नॉट साइमल्टेनियसली है, जो हमने बात की इसकी, वॉकी टॉकी की बात की, वेब ब्राउजिंग की बात की। और टू वे में क्या होता है, टेलीफोन कॉल्स, जहां पे आप एट द सेम टाइम सेंड और रिसीव हो रहा होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच हेडर फाइल कैन बी एक्सेस्ड बाय इंक्लूडिंग द फंक्शन printf एंड scanf। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये फंक्शन आपको याद होंगे कि ये आपका सी का प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव्स है। अब आपके ये printf scanf है, ये दो फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शंस है। ये फंक्शन कौन सा है आपका? ये आपका सबसे कॉमन आउटपुट फंक्शन है जो स्क्रीन पे आउटपुट दिखाता है, और scanf क्या है, जो स्क्रीन पे इनपुट यूजर से लेता है। तो दोनों printf scanf बिल्ट इन फंक्शंस है। अब क्वेश्चन क्या है कि वो किस हेडर फाइल में होते हैं? ऑप्शन नंबर ए conio.h, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आपके दो फंक्शन थे, गेट ch, गेट करेक्टर एंड गेट ch विद एको। ये वो फंक्शन है जो कि कोनियो के अंदर होते हैं। इसका मतलब है कि ये printf scanf को हैंडल नहीं करता। उसके बाद है मैथ की बात करें तो मैथ हेडर फाइल कौन सी है, जिसके अंदर आपके मैथ के बिल्ट इन फंक्शन होंगे। स्क्वायर रूट का फंक्शन है, साइन का है, कॉस का है। तो ये भी आपके printf scanf को डील नहीं कर रहा। स्ट्रिंग की हेडर फाइल कौन सी हेडर फाइल है, जहां पे स्ट्रिंग के फंक्शन है। स्ट्रिंग के फंक्शन कौन से हैं? आप दो स्ट्रिंग को आपने कंपेयर करना है, दो स्ट्रिंग्स को आपस में कॉपी करना है। तो ऐसे फंक्शन जो कि स्ट्रिंग से रिलेटेड होंगे वो आपकी स्ट्रिंग हेडर फाइल में होंगे। नाउ वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन नंबर बी, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ये बड़ी कॉमन हेडर फाइल है। जब हम कोई भी सी का प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें इस फाइल को इंक्लूड करवाना पड़ता है अपने प्रोग्राम में, ताकि हम printf और scanf बिल्ट इन फंक्शन को यूज कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोबारा आउटपुट आ गई, इसकी आउटपुट बतानी है आपने, और ये भी आपका क्वेश्चन जो है वो आपके सी लैंग्वेज का क्वेश्चन है। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे इसमें कोई लूप्स या स्ट्रक्चर तो नहीं यूज हुआ। यहाँ पे एक वेरिएबल था i = 17, इंटीजर टाइप का। यहाँ पे वेरिएबल था करैक्टर टाइप का, और उसमें हमने स्मॉल c स्टोर किया, और फिर हमने क्या किया, सम के अंदर i और c को प्लस करवा दिया, स्टोर करवा दिया। अब i में क्या आ जाएगा, 17 प्लस। अब c में क्या आ जाएगा, अब c बेसिकली करैक्टर है,
तो करैक्टर और इंटीजर तो ऐड नहीं हो सकते ना। अब हम क्या करेंगे, इस करैक्टर को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, उसके आस्की कोड के अंदर, और वो आस्की कोड आपका प्लस होगा। अगर आप रिकॉल करें, मैं आपको बता भी दूं इंपॉर्टेंट आस्की कोड, कैपिटल ए का आस्की कोड है 65, स्मॉल ए 97 और 0 का आस्की कोड क्या है 48। ओके, आप इनको याद कर लें। अगर आपने इनसे को ड्राइव करने हैं कैपिटल बी तो 66 हो जाएगा, स्मॉल सी 97, बी स्मॉल 98 एंड स्मॉल सी 99। दिस मीन्स यहां पे क्या आ जाएगा, 99 आ जाएगा। और जब हम सम को प्रिंट करवाएंगे तो व्हाट इज द राइट आंसर, 116। चार्ली इज द राइट आंसर। तो यह सिंपल सा प्रोग्राम था, लेकिन यहाँ पे ट्रिक क्या था, ट्रिक ये था कि आप यहाँ पे इंटीजर और कैरेक्टर को ऐड करवा रहे हैं। तो आपको मैंने एक ट्रिक बताया कि कैरेक्टर कभी भी इंटीजर से ऐड नहीं होगा, उसकी आस्की ऐड होगी, और आस्की आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राउटर वर्क ऑन विच OSI मॉडल लेयर। चैप्टर नंबर 2 है आपका बुक 1 का, और OSI लेयर्स का टॉपिक है और बहुत ही अहम टॉपिक है। अब हम बात करते हैं कि राउटर किस लेयर पे वर्क करता है, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर और फिजिकल लेयर। आपकी जो एप्लीकेशन लेयर है वहाँ पे गेटवे काम कर रहा होता है, यानी गेटवे डिवाइस, जो कि वो डिवाइस जो कि 2 डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करती है, वो आपके एप्लीकेशन लेयर पे। और एप्लीकेशन लेयर ऐसी लेयर है जो कि क्या प्रोवाइड करती है, आपको यूज़र का इंटरफेस प्रोवाइड करती है, जिसके ज़रिए यूज़र किसी भी ऐप से कनेक्ट होता है, वो आपका एप्लीकेशन लेयर है। ट्रांसपोर्ट लेयर, जहाँ पे TCP प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है, और यहाँ पे आपके जो डाटा है वो सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं। मैं आपको मेन पॉइंट बता रहा हूँ कि इन लेयर से ये MCQs भी आ सकते हैं, वेरिएशन बता रहा हूँ। कल परसों आपके टेस्ट जो होने वाले हैं, ये क्वेश्चन भी प्रिपेयर करके जाए। नाउ नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे IP प्रोटोकॉल होता है, आपके सेगमेंट्स डिवाइड हो जाते हैं किसके अंदर, पैकेट्स के अंदर। मींस कि आपके सेगमेंट्स को एड्रेसेस मिल जाते हैं। जब सेगमेंट को एड्रेस मिल जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएंगे पैकेट्स के अंदर। और फिर वेरी कॉमन डिवाइस जो कि क्वेश्चन में भी पूछी गई थी कि राउटर, वो भी कहाँ काम करता है, आपकी नेटवर्क लेयर पे करता है। राउटर का काम क्या होता है, डेस्टिनेशन और सोर्स के दरमियान में जो बेस्ट पाथ है, बेस्ट राउट है, उसको डिसाइड करना। नंबर 2, जो आपके IP एड्रेसिंग है सोर्स डेस्टिनेशन की, उनको डील करना, ठीक है, और डाटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करना। तो ये काम है आपके राउटर के, जो नेटवर्क लेयर पे काम कर रहा है। और फिजिकल लेयर में क्या होती है, आपकी फिजिकल मीडियम होते हैं, और डाटा आपका बिट्स से, पैकेट से डिवाइड हो जाता है बिट्स के अंदर। तो क्वेश्चन था राउटर किस लेयर पे करता है, तो व्हाट इज द राइट आंसर, नेटवर्क लेयर। अब यहाँ पे आपको एक तो उस क्वेश्चन जो आज के पेपर में ECAT में ओरिजिनल आए हैं उनका भी बता रहे हैं, और उनकी वेरिएशन भी बताई जा रही है कि ये इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो होपफुली जो आपके जो आने वाले डेज में टेस्ट है, वो क्वेश्चन ये रिपीट भी हो या इस तरह के क्वेश्चन भी आए, तो इसको आप थॉरली ज़रूर डिस्कस देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन है। अब एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आउटपुट बतानी है आपने। यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, A में भी 10 है, B में भी 10 है। इस लाइन पे क्या हो रहा है, ये कंडीशन है। आपको पता है कि इफ के बाद क्या आती है, कंडीशन आती है। अच्छा, कंडीशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। कंडीशन हम आमतौर पे करते हैं ऐसे, A इज़ लेस देन B या 10 इज इक्वल टू 12, इस तरह की कंडीशंस होती है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन एक असाइनमेंट स्टेटमेंट दे दी उसने क्या किया, यहाँ उसने A में 10 रखवाया अभी, और साथ ही यहाँ क्या रखवा दिया, A में 5। तो इसका मतलब है कि A में अब वैल्यू क्या आ चुकी है, 5 आ चुकी है। अब यहाँ पे कंडीशन भी क्या बिहेव करेगी, कंडीशन भी यहाँ पे आपकी 5 बिहेव करेगी कि वो आपकी कंडीशन जो है वो आपकी 5 है। अब इसको अगर देखें हम यहाँ पे, तो ये कंडीशन यहाँ पे भी क्या लिखा गया, 5 लिखा गया। अब कंडीशन 5 है जो कि एक नॉन ज़ीरो वैल्यू है। दोबारा बता रहा हूँ, नॉन ज़ीरो वैल्यू। जितनी भी नॉन ज़ीरो वैल्यू है उसको कहते हैं कि ये कंडीशन को क्या बना देंगी, ट्रू बना देंगी। अगर यहाँ पे 0 पास होता तो कंडीशन फॉल्स होनी थी। दिस मीन कंडीशन ट्रू हो गई, तो क्या करो, B माइनस कर दो, B में एक डिक्रीमेंट कर दो एक वैल्यू। तो B 10 था, नाउ B विल बिकम 9। तो A 5 हो चुका है, B 9 हो चुका है। अब प्रिंट जब करवाएंगे तो A में क्या प्रिंट होगा जी, 5, बिकॉज 5 असाइन हो चुका था। अब यहां देखिए वो प्रिंटिंग हो रही है पोस्ट फिक्स फॉर्म में। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी। पोस्ट फिक्स में क्या होता है, डिक्रीमेंट तो होती है, लेकिन प्रिंटिंग के बाद होगी।
पोस्ट फिक्स का मतलब है डिक्रीमेंट करो लेकिन किसी ऑपरेशन के बाद करो। तो यहाँ पे दो काम हो रहे हैं, प्रिंटिंग भी, डिक्रीमेंट भी और प्रिंटिंग भी। तो यहाँ प्रिंटिंग पहले होगी, डिक्रीमेंट बाद होगी। तो बी में क्या है 9 है, इसका मतलब यहाँ क्या प्रिंट हो गया 9। आगे जाके कहीं मैं बी की वैल्यू को यूज करूंगा तो वहां बी की वैल्यू क्या यूज होगी, 8 यूज होगी। लेकिन जब प्रिंट की बात आई तो प्रिंट क्या हो गया 5 और 9। दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच की होल्ड नॉन यूनिकनेस प्रॉपर्टी। चैप्टर नंबर 2 प्राइमरी कीज, टाइप्स ऑफ कीज को रिकॉल करें, बुक 2 की। अब कौन सी की है जो कि आपकी नॉन यूनिक है, दैट इज द वर्ड। नॉन यूनिक का मतलब है रिपीट हो सकती है। ओके, कैंडिडेट की, फॉरेन की, प्राइमरी की एंड सेकेंडरी की, और ये आपका डेटाबेस कीज का टॉपिक है। अब इन कीज को बारी बारी देखते हैं। मैंने आपके सामने कुछ टेबल्स यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं, देखिएगा यहाँ पे। कैंडिडेट की फर्स्ट करें, एक हमारा टेबल है और उस टेबल का नाम है स्टूडेंट। उसके अंदर 4 फील्ड्स हैं, 4 एट्रीब्यूट्स हैं, 4 कॉलम्स हैं। स्टूडेंट आईडी, CNIC, नेम, एड्रेस। अब मुझे आप बताएं कि इसमें कैंडिडेट की कौन सी है, वो की जो प्राइमरी की बन सकती है, जो यूनिक हो सकती है। स्टूडेंट आईडी ये भी कैंडिडेट की है, CNIC ये भी कैंडिडेट की है। ये 2 कैंडिडेट की नहीं है। ओके, तो कैंडिडेट की क्या होती है, वो की जो कि यूनिक होगी। ये आ गया। फॉरेन की, जब किसी टेबल की प्राइमरी की या कैंडिडेट की प्राइमरी की किसी और टेबल में यूज होगी तो वो वहां पे क्या कहलाएगी, फॉरेन की करवाएगी। तो वहां भी यूनिकनेस की प्रॉपर्टी लाए करती है। इसका मतलब है फॉरेन की भी नॉन यूनिक नहीं हो सकती, कैंडिडेट की भी नॉन यूनिक नहीं हो सकती। प्राइमरी की डेफिनेशन ही हमने वो पढ़ी है, ऐसी की जो कि रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। जैसे स्टूडेंट आईडी है तो ये प्राइमरी की है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी नॉन यूनिक नहीं हो सकती। नाउ वी आर लेफ्ट विद वन ऑप्शन, सेकेंडरी की। अब सेकेंडरी की को देखिएगा, ये आपकी प्राइमरी की है। ग्रेड नेम ये आपकी क्या है, सेकेंडरी की है। सेकेंडरी की 2 प्रॉपर्टी याद रखिएगा, एक क्वेश्चन में गई है कि सेकेंडरी की नॉन यूनिक होगी। ग्रेड 2 बच्चों का ए हो सकता है, अली के नाम के 2 बच्चे भी हो सकते हैं, इसका मतलब दोनों क्या है, नॉन यूनिक है। और दूसरी प्रॉपर्टी सेकेंडरी की क्या होती है, जिसकी बेस पे डाटा आप फेच कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। ए ग्रेड वाले तमाम स्टूडेंट्स क्या रिकॉर्ड दिखा सकते हैं ना, इसका मतलब है कि ये भी सेकेंडरी की है। जितने भी अली नाम के स्टूडेंट्स हैं उनका रिकॉर्ड दिखाओ, इसका मतलब है ये भी क्या है, सेकेंडरी की है। तो सेकेंडरी की वो की है जो कि आपकी नॉन यूनिक भी होगी और जिसके बेस पे डाटा को रिट्रीव भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या था, सेकेंडरी की। और इस तरीके से क्वेश्चन आपके और भी आ सकते हैं जो मैंने आपको तमाम की से कॉन्सेप्ट बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका सी लैंग्वेज से है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर अकर्स व्हेन एन इंस्ट्रक्शन वायलेट्स द रूल्स ऑफ राइटिंग प्रोग्राम। यानी कि हमारे पास कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स होते हैं ना, उनको हम सिंटेक्स कहते हैं। हर लैंग्वेज का रूल होता है, जैसे उर्दू लैंग्वेज है उसकी ग्रामर है, इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रामर है, तो हम उन ग्रामर को, रूल्स को फॉलो करके हम कोई भी उसमें लिखते हैं। इस तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी रूल्स होते हैं, उनको हम सिंटेक्स कहते हैं। तो सवाल क्या था, अगर हम उन रूल्स को वायलेट करें, हम उन रूल्स की वायलेशन करें, उनको फॉलो ना करें, तो कौन सा एरर आएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पास आंसर है। ग्रामेटिकल रूल्स क्या हैं, वो सिंटेक्स है। अगर उनकी वायलेशन करेंगे तो कौन से एरर आएंगे आपके, वो आपके एरर कौन से आएंगे, वो आपके सिंटेक्स एरर आएंगे। ओके, रन टाइम एरर्स क्या होते हैं, रन टाइम एरर्स को हम एग्जीक्यूशन एरर भी कहते हैं। ऐसे एरर जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, जैसे आप किसी भी नंबर को आपने डिवाइड कर दिया 0 से, तो ये एक इलीगल ऑपरेशन है, इसको कहते हैं रन टाइम एरर। लॉजिकल एरर जब आपके एल्गोरिथम में कोई प्रॉब्लम हो, सबसे मुश्किल एरर ढूंढना किसको है, लॉजिकल एरर। ये भी एमसीक्यू आ सकता है कि विच टाइप ऑफ द एरर आर द डिफिकल्ट टू फाइंड एंड डज नॉट आइडेंटिफाई बाय द कंपाइलर। कंपाइलर को तलाश नहीं कर सकता, तो वो कौन से एरर है, लॉजिकल एरर। जब जो कब आती हैं, जब आप किसी गलत फॉल्टी एल्गोरिथम को फॉलो करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने गलत लिख दिया फॉर्मूला, आपने 2 नंबर्स को माइनस करना था, आपने क्या लिख दिया, a+b लिख दिया। अब 2 नंबर प्लस हो सकते हैं ना, कोई इसमें कोई रूल्स की वायलेशन तो नहीं है, ना कोई इलीगल ऑपरेशन है, लेकिन
प्रॉब्लम क्या आई, आपने लॉजिक गलत कर दी। यहाँ आपने माइनस लगाना था, आपने प्लस कर दिया। जब आपने इसका आंसर देखा तो अगर आप करते हैं 5 - 3 तो आपको आंसर क्या मिला, आपको 8 मिला। बल्कि आप क्या चाह रहे थे, 5 - 3 क्या आंसर मिले, आपको 2 मिले। तो लॉजिकल एरर आइडेंटिफाई कब होती है, जब आपको गलत आउटपुट मिलती है, कंपाइलर इसको कैच नहीं कर सकता। ओके, तो ये आपके कुछ एरर्स की टाइप्स के साथ डिस्कस होगी हमारी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, एक और प्रोग्रामिंग क्वेश्चन। प्रोग्राम्स की आउटपुट बहुत आनी है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका सिंटेक्स अगर आप देखें तो ये फॉर लूप है, ये फॉर लूप की इनिशियलाइजेशन है। इसका मतलब है कि फॉर लूप स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 1 से। ये उसकी कंडीशन है, लिमिट है, कहाँ तक जा रही है, जब तक 5 से n छोटा है या बराबर है। इसका मतलब है n पहले 1 है, फिर n 2 होगा, 3 होगा, n 4 होगा और n 5 होगा। अब करना क्या है, 2 काम करने हैं जी, n को प्रिंट करवाना है और n के स्क्वायर को प्रिंट करवाना है। जब n 1 है तो स्क्वायर भी क्या है, 1 है। जब n 2 होगा तो स्क्वायर क्या प्रिंट हो जाएगा, 4। जब n 3 है तो उसका स्क्वायर क्या है, 9। n 4 है 16, n 5 है 25। तो 2 वैल्यू यहां आउटपुट हो रही है। अब यहां पे देखें तो ए ऑप्शन इस लाइन को जाहिर कर रही है और बी ऑप्शन जो है वो इस लाइन को जाहिर कर रही है। तो व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बोथ अल्फा एंड बीटा, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। ये आपकी फॉर लूप से प्रोग्राम आया बुक 2 चैप्टर नंबर 12 से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, फंक्शंस, चैप्टर नंबर 13 बुक 2। अ स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स द बेसिक इंफॉर्मेशन दैट कंपाइलर नीड्स टू चेक एंड यूज। जब आप फंक्शन लिखते हैं तो सबसे पहले आप अपने कंपाइलर को बताते हैं कि मैंने इसमें कौन कौन से फंक्शन यूज़ करने हैं। अगर तो वो बिल्ट इन फंक्शंस होंगे तो वो आप हेडर फाइल के थ्रू बता देंगे। अगर ऐसे फंक्शन जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रोग्राम से पहले, मेन से पहले डिफाइन करना पड़ेगा और कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि ये फंक्शन मैंने यूज़ करना है। उसके लिए हम टर्म जो यूज़ करते हैं वो कौन सी है, फंक्शन प्रोटोटाइप। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक सम का फंक्शन बनाना, यूजर डिफाइंड फंक्शन है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे जब ऊपर आप लिखते हैं हेडर फाइल्स, हेडर फाइल से बाद और मेन फंक्शन से पहले आप लिख देंगे उसका प्रोटोटाइप। डेटा टाइप उसमें आएगी, फंक्शन का नाम आएगा एंड उसके वेरिएबल आएंगे, उसके यानी कि आर्गुमेंट्स आएंगे, और प्रोटोटाइप के एंड में क्या आएगी, स्टेटमेंट आएगी। और फिर आप स्टार्ट करेंगे अपना प्रोग्राम। और आपको पता है आपका प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से होता है, मेन के फंक्शन से स्टार्ट होता है। और यहाँ पे क्या आएगी, आपके प्रोग्राम की बॉडी आएगी। अब ये जो लाइन है ना स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये फंक्शन की प्रोटोटाइप है। आपने कंपाइलर को बता दिया कि मेन के बाद आगे चल के मैंने यहाँ पे एक सम का फंक्शन भी यूज़ करना है, तो दैट इज कॉल्ड प्रोटोटाइप। फंक्शन बॉडी, ये जो स्टेटमेंट लिखेंगे आप, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, ये आपकी फंक्शन की बॉडी है। और फंक्शन कॉल मेन में करना पड़ेगा। और ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो आपके थ्रू आउट द प्रोग्राम एक्सेस हो सकते हैं। लोकल वेरिएबल जो बॉडी के अंदर एक्सेस होते हैं। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, बीटा, फंक्शन प्रोटोटाइप। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, एक और आपका प्रोग्रामिंग क्वेश्चन है जी। यहाँ पे देखें x में 5 है, y में 3 है, या डू वाइल लूप है। डू वाइल लूप क्या करती थी, डू वाइल लूप को हम कहते हैं पोस्ट टेस्ट लूप। इसका मतलब क्या कि बॉडी इसकी पहले आएगी और कंडीशन जो होती है उसकी वो बाद में आती है। ये रिवर्स है किसका, वाइल लूप का। वाइल लूप में कंडीशन पहले आती है, बॉडी बाद में आती है, तो डू वाइल लूप है ये। अच्छा, अब ये 2 स्टेटमेंट देखें, x में 5 है, y में 3 है, तो 5 × 2 x में 10 आ गया। y इज इक्वल टू y में क्या है, 3 + 2, y में क्या आ गया, 5 आ गया। बॉडी चल गई। अब कंडीशन चेक हुई, 5 इज लेस देन 7, यस ट्रू। जब ट्रू हुई तो बेटा हम दोबारा बॉडी में आ गए। अब बॉडी में 10 पड़ा हुआ x में, 10 × 2, नाउ x विल बिकम 20। y में क्या पड़ा हुआ है, 5 + 2, नाउ y बिकम 7। अब x में 20 है और y में 7 है। अब कंडीशन चेक होगी, 7 इज लेस देन 7, तो कंडीशन क्या हो गई जी, फॉल्स हो गई। जब फॉल्स हुई तो हम बॉडी में नहीं आए, हम बॉडी से बाहर आ गए और स्टेटमेंट प्रिंट करवाई, x को प्रिंट करवाना है। तो x में क्या वैल्यू पड़ी हुई है आपकी, 20। तो 20 इज द आंसर, जो कि आपका लूप ही था चैप्टर नंबर 12
बुक 2 का, वहाँ से क्वेश्चन आया एंड द राइट आंसर इज 20, जो कि डू वाइल लूप चलाने के बाद आपने उसका आउटपुट निकाली। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इसका आइडिया होना चाहिए। चैप्टर नंबर 1 है बुक 1 का, वो स्टेप्स जिनसे गुजर के हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड सॉफ्टवेयर। इसके 7 स्टेप्स थे अगर याद हो आपको। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, सिस्टम डिज़ाइन, सिस्टम कोडिंग एनालिसिस, सिस्टम टेस्टिंग, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस। ये वो 7 स्टेप्स हैं जिनसे गुजर के आप एक सॉफ्टवेयर को, सिस्टम को डेवलप करते हैं। अब सवाल क्या है कि टेस्टिंग की बात हो रही है, यानी कि उसने बता दिया कि मैं टेस्टिंग से पूछ रहा हूँ। वो कौन सा टेस्टिंग है जहां पे हम सिंगल मॉड्यूल एट द सेम टाइम टेस्ट करेंगे। 2 तरह की टेस्टिंग आपकी, एक होती है यूनिट टेस्टिंग, एक होती है सिस्टम टेस्टिंग। और ये आपका टेस्टिंग से सवाल आया है। यूनिट टेस्टिंग क्या होती है, जहां पे हम मॉड्यूल बाय मॉड्यूल टेस्टिंग करते हैं, यानी कि किसी भी सॉफ्टवेयर का एक मॉड्यूल आपने बना लिया, उस मॉड्यूल को आपने इंस्टॉल कर दिया, दैट इज कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग। और सिस्टम सेट टेस्टिंग क्या होती है कि जब पूरा कंप्लीट सिस्टम बन जाता है उस टाइम उसकी टेस्टिंग करते हैं, तो इसको कहते हैं सिस्टम टेस्टिंग। तो क्वेश्चन क्या था जी, मॉड्यूल की बात थी, तो व्हाट इज द राइट आंसर, डेल्टा यूनिट टेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल। बहुत कॉमन क्वेश्चन। हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स हैं, 0-1 की फॉर्म में होते हैं, पल्सेस की फॉर्म में होते हैं। जब हमने इसको किसी मीडियम पे भेजना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको एनालॉग में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब वो कह रहे हैं कि यार ये जो डिजिटल सिग्नल्स हैं उनको जब आपने कन्वर्ट करना है एनालॉग सिग्नल में, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे जी। तो रिकॉल करें, इस प्रोसेस का नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। और डीमॉड्यूलेशन क्या होती है, इसका रिवर्स, एनालॉग से दोबारा डिजिटल में, जो रिसीवर एंड पे होता है। ओके, और सिग्नलिंग जो ट्रैवल कर रहे हैं वो सिग्नल्स की फॉर्म में कर रहे हैं, और ट्रांसमिशन एक टर्म है जो कि डाटा ट्रांसमिशन से रेफर करती है। तो व्हाट इज द राइट आंसर, मॉड्यूलेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा टाइप इज नोन एज लॉजिकल डाटा टाइप इन एमएस एक्सेस। डेटाबेस की बात हो रही है। डेटाबेस में कौन सी ऐसी डाटा टाइप है, जिस तरह स्टूडेंट सी में टाइप्स थी डाटा की, वैसे आपकी डेटाबेस में भी टाइप होती है। कौन सी डाटा टाइप है आपकी डेटाबेस में जो कि लॉजिकली काम करती है। लॉजिकली का मतलब होता है जिसमें आंसर आप यस या नो में देते हैं। बहुत ही सवाल था ये। टेक्स्ट टाइप क्या होती है, जहां पे आप कोई टेक्सुअल डाटा स्टोर करते हैं, यानी कि अगर आपने लेट्स सपोज एक फील्ड बनाई स्टूडेंट का नाम, तो अब जब नाम की टाइप रखेंगे तो क्या नाम टाइप रखेंगे आप, टेक्स्ट टाइप रखेंगे आप, बिकॉज उसमें टेक्सुअल डाटा स्टोर हो रहा है। मेमो कहाँ यूज होता है, जब लेंथी टेक्स्ट होता है। इसकी कैपेसिटी होती है कि इसके फील्ड के अंदर आप मोर देन 64,000 कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो टेक्स्ट से बड़ी टाइप है मेमो, दोनों का काम टेक्सुअल डाटा स्टोर करना है। OLE, ऑब्जेक्ट लिंक एंड एम्बेडिंग, जब आपने अपनी डेटाबेस फाइल को कनेक्ट करना है कंप्यूटर में किसी और एप्लीकेशन के साथ या किसी और प्रोग्राम के साथ, तो वहां पे हम यूज करते हैं OLE। नाउ वी आर लेफ्ट विद टाइप दैट इज कॉल्ड यस नो, एंड दैट इज द राइट आंसर, यस एंड नो। ये आपकी क्या है, ये आपकी लॉजिकल टाइप्स है, और ये चैप्टर नंबर 6 आपका जो बुक 2 का था वहां से सवाल ये पूछा गया। तो साथ आपको रेफरेंस भी बताए जा रहे हैं ताकि आपको आइडिया हो कि इस टॉपिक का आंसर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अगेन एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट। अगर यहां देखें आप तो एक्स में एक वेरिएबल है 1 स्टोर करवा दिया और वाई वेरिएबल में 0 स्टोर करवा दिया। अब कंडीशन बहुत इंटरेस्टिंग है, ये दरमियान में एंड है, एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है। इसका मतलब है दोनों कंडीशन चेक होंगी। चेक करते हैं। एक्स में 1 है, 1 इज ग्रेटर देन 0, ये क्या हो गई जी, दिस बिकम फॉल्स। एंड y इज लेस देन 0, 0 इज 1 इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब कंडीशन ट्रू है। तो आपकी जो लेफ्ट साइड पे कंडीशन है वो कंडीशन आपकी क्या हो गई, वो कंडीशन आपकी ट्रू हो गई।
और एंड के राइट साइड पे क्या है, 0 इज लेस देन 0, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो एंड के एक तरफ ट्रू है, एक तरफ फॉल्स है। एंड लॉजिकल ऑपरेटर इसमें पढ़ा है हमने, जब तक तमाम आपकी इनपुट्स आपकी कंडीशन ट्रू नहीं होगी, एक्चुअल कंडीशन ट्रू नहीं होगी। तो इसका मतलब है ट्रू एंड फॉल्स में जब किया उसको एंड, तो एक्चुअल कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। जब ये फॉल्स हो गई तो हमारा कंट्रोल इस बॉडी में एंटर नहीं होगा। हम यहां से डायरेक्ट कहां आ जाएंगे, प्रिंट स्टेटमेंट में, और यहां पे एक्स और वाई की कौन सी वैल्यू पुट हो जाएगी, जो शुरू में थी, यानी 1 और 0। ये आपका बुक 2 का चैप्टर नंबर 11 सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, वहां से सवाल आया है, और इसका राइट ऑप्शन क्या है, 1 एंड 0, बीटा ऑप्शन। तो ये स्टूडेंट्स था आपका आज का टेस्ट, जो कि आपका ई कैट में हुआ। और इस टेस्ट के अंदर हम लोगों ने क्या देखा कि वो कौन से ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं, और इन्हीं क्वेश्चंस को आपने रेडी करना है। हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपके आने वाले दिनों में डे 2 डे 3 में रिपीट हो जाएं, या इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मेन आइडिया था आपको कन्वे करना किप्स के प्लेटफॉर्म से कि ये क्वेश्चन किस तरह के हैं, और वो बच्चे जो किप्स की क्लासेस ले रहे हैं शुरू से, उनके लिए ये पेपर बहुत ईजी होगा। आप भी इस डिस्कशन को थॉरली देखिएगा, ताकि आपके जो आने वाला टेस्ट है वो आपका अच्छे तरीके से अटैम्प्ट हो सके। कल इसका हम सेकंड वर्जन लेके आएंगे, जो डे 2 में क्वेश्चंस हुए हैं ई कैट के अंदर, हम वो लेके आएंगे, ताकि आप मज़ीद इसको और एलेबोरेट कर सके और इसको और मज़ीद अंडरस्टैंड कर सके। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।